अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो आज पीडीएम का सरबराही इजलास जिसमें उन्होंने ये फैसले करने हैं कि कब लॉन्ग मार्च करनी है, आया असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। बहरहाल हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक नया प्लान जो है उसे तरतीब देना और उस पर किस किस्म की मशावरत की जाती है और क्या सामने आता है, ये सब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ जिस ऑडियो लीक का हम जिक्र कर रहे हैं, मुबैना ऑडियो लीक, जो मामला इतवार से जारी और इतवार से लेके आज तक आपने देखा कि इसके ऊपर मजीद बयानात हैं। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि नून लीग का ये वतीरा है कि जब कभी भी उनके केसेस लगते हैं वो फ़ौरन किसी ऑडियो और वीडियो लीक की तरफ चले जाते हैं। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इसका मंतकी अंजाम सिर्फ ये हो सकता है कि या तो पाकिस्तान आएँ और अपने जो केसेस हैं उनको फेस करें, इल्ज़ामात फेस करें, अपनी सज़ा काटें और जो पैसे हैं वो वापस कर दें। दूसरी जानिब नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान भी आज आपके सामने है, जिनका ये कहना है एक मरतबा फिर कि अदलिया को केसेस के ऊपर फैसले करने चाहिए हैं, आइन और कानून के मुताबिक करने चाहिए हैं और सबको आइन यानी तमाम इदारों को आइन और कानूनी दायरे कार में रहते हुए फंक्शन करना चाहिए है। अदलिया को किसी सूरत जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी एक मरतबा फिर इदारों पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे शोर में ये आवाज़ें भी आईं कि जहाँ से ये फोरेंसिक कराई गई है उसने क्या कहा है। कोई ये कहता है, कुछ ख़बरें ये हैं जो आज रिपोर्ट भी हो रही थी कि चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनकी कोई स्पीच है उसके मुख्तलिफ जो टोटे हैं वो जोड़ करके और ये बनाया गया है। जबकि बहरहाल इसकी तहकीकात का मुतालबा आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक मरतबा फिर किया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मुबैना ऑडियो लीक के बाद अहम इदारों की साख जो है वो ज़ाहिर है दाव पर है। ऐसे में सवाल ये है कि मुस्तनद तहकीकात कौन और कब कराएगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अमजद अली नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, इतवार की शाम को ये मामला आया, पीर मंगल, आज मंगल हो गई और इस पर खूब बहस चल रही है, लेकिन दो अहम इदारे हैं जिनकी ऊपर एक तरह से एक के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम है और एक पे ढके छुपे लफ्ज़ों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और यकीनन अवाम में ये कन्फ्यूजन ज़रूर है कि अब वो किस पर यकीन करें। आपके नज़दीक इस पूरे मामले का मंतकी अंजाम कैसे निकाला जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम काफ़ी अरसे से, कोई 1.5 साल से अब ये रेगुलरली जो है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी लीडरशिप हो, उनके ख़िलाफ़ हम बड़े सख्त किस्म के बयानात जो हैं शरीफ फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इसमें PML का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ शरीफ फैमिली जो है उनकी बात करूँगा। लेकिन समझ अब बड़ी आवाम को बड़ी क्लियरली समझ आ गई, मैं भी समझ गया हूँ। मकसद देखें, सारा बड़ा क्लियर है कि जुडिशरी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रेशर में लेके आओ, इतना इनके खिलाफ ये तमाम ये बातचीत करो, ऑडियोज भी हो, वीडियोज भी हो, चाहे फेक हो चाहे जेन्युइन हो, जो भी हो, कि एक ऐसी फजा क्रिएट की जाए कि सिटिंग जजेस जो हैं वो भी परेशान हो जाए, उनके अंदर भी एक इंतशार वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो जाए कि जनाब ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी। अदालत पे प्रेशराइज करके अपनी मर्जी का रिलीफ हासिल करना, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे प्रेशराइज करके क्या हासिल किया जा सकता है? देखिए, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे मेरा ख्याल है वो प्रेशर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और आई स्टैंड बाय इट कि मिलिट्री एंड दी गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज। वैसे तो मादी में भी दे बीन ऑन द सेम पेज, लेकिन यहाँ पे इस मरतबा बिल्कुल नजर आता है कि इकोनॉमी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल चैलेंजेस वगैरह वगैरह पे दे आर ऑन द सेम पेज के भी मुल्क आगे चले, हालात जो है वो ठीक हों। तो इनकी कोशिश ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट किया जाए ताकि किसी तरह वो अनर्व हो और वो प्रेशर डालें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर, वो फिर किसी तरह वो ऐसे हालात क्रिएट करें कि इनको रिलीफ मिल जाए। यासीन आज़ाद साहब, ही थिंक्स दैट अवाम बिल्कुल क्लैरिटी में है कि ये नून लीग का वतीरा है, राइट? लेकिन देखिए, शरीफ फैमिली का, ओके, आला अदलिया जिसकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुनज़्ज़म तरीके से पहुंचाया जा रहा है, जैसे भी पहुंचाया जा रहा है, क्या आपको नहीं आपके नज़दीक मंतकी अंजाम इसका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है
कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि ऑडियो भी आ रही हैं और वीडियो भी आ रही हैं, दोनों का चर्चा अपनी जगह पे है। आसमा जहांगीर के यहाँ जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर मैं मौजूद था और मैं एक बात की बिल्कुल वजाहत कर देना चाहता हूँ, और मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि अगर तमाम इदारे आइन के अंदर जो लिमिटेशन दी गई है उन हदूद के अंदर रहकर अगर वो बात करें, तो जिस बात का जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने अभी किया ये वो सूरत हाल सामने ना आए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करते हैं और आइनी जो लिमिटेशन उनके ये मुकर्रर की गई है उससे वो जंप करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अब आप एलिगेशन देते हैं कि जी अदलिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आप कहते हैं कि मिलिट्री वालों को परेशान किया जा रहा है या उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि क्या हिफाज पाकिस्तान जो है वो एग्जेक्टिव का ज़ेली अदारा है या नहीं है? कानून और आइन के बाद मैं दस्तूर की बात करता हूँ, वो एक ज़ेली अदारा है और ज़ेली अदारा जब है तो ज़ेली अदारे की अपनी एक लिमिटेशन है कि जिन लोगों पर आइनी पाबंदी है कि वो सियासी अमूर में मदाखलत नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा सीरियस एलिगेशन ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको हुकूमत तो देते हैं, इक़्तिदार नहीं देते। इक़्तिदार किनके पास है? जो आप ख़ुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी पावर उनके पास है, उनकी मर्ज़ी से तमाम सिस्टम चलता है। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह की बातें अभी सामने आई हैं, मैं नहीं समझता कि अदलिया को कोई प्रेशराइज़ कर सकता है, ना हिफाज पाकिस्तान को कोई प्रेशराइज़ कर सकता है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है ना। देखिए यहाँ पर एक संगीन इल्ज़ाम उस मनसब पर लगा, उस मनसब की वजह से उस इदारे पर लगा और उस इदारे की वजह से एक और इदारे पर लग रहा है। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो चुप क्यों है अदलिया? मैं ऑडियो लीक पे आता हूँ। ऑडियो लीक से कल से मैं एक बात कर रहा हूँ ऑडियो और वीडियो में कि ये जब से ये हुकूमत हमारी आई है 3-3.5 साल के दौरान, ये बीमारी सबसे ज़्यादा खुल के सामने आई है। जब अरशद महल की वीडियो सामने आई, अगर उसी वक्त उसकी सही इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, इन्वेस्टिगेशन कराने का इख्तियार किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट अगर अपने इदारों से इन्वेस्टिगेशन कराती और ये बात तय कर लेती कि ये जो वीडियो आई हैं अरशद मलिक की, ये सही हैं या गलत हैं, या अदलिया इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर देती और अदलिया किसी को हाई लेवल का कोई कमीशन बना देती, तो अगर वो वीडियो पकड़ी जाती कि ये गलत हैं तो आप उस आदमी को सज़ा देते जिसने गलत वीडियो बनाई है, और जिसने अगर वो सही है तो सही है तो फिर उस आदमी को सज़ा दें जिसने वो वीडियो बनाई और वो सही है। यानी मंतकी अंजाम इसका यही है कि मुस्तनद तहकीकात कराई जाए। इन्वेस्टिगेशन के अलावा कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का रास्ता कौन इख्तियार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ बयानात क्यों हैं? अमजद अली नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और फिर एक ब्रेक भी लेंगे कि ये बताइएगा कि ये जो भी मामला है, जाहिर है आपकी जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी तर्जुमान मुस्तकिल बयानात दे रहे हैं इस ऑडियो लीक के हवाले से, तहकीकात क्यों नहीं हो रही और कौन कराएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नादिया, बेसिकली ये जैसा कि हमारे दोस्त ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि शरीफ फैमिली अवाम की आंखों में धूल झूठ का सहारा लेके अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है और इदारों को मिलाइन करना चाहती है ताकि जो झूठ के सहारे जो है दोबारा हमदर्दियां हासिल की जा सके और स्टेट के इदारों को गंदा किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि उसमें ये कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि लोगों को मालूम है, अवाम को मालूम है कि ये सब झूठ का धंधा है और ये पहले भी इस तरीके के साथ कई वारदातें कर चुके हैं। आपको मालूम है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया और फिर विद इन सुप्रीम कोर्ट जो है रफीक तारड़ साहब महरूम अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे, उन्होंने किस तरीके के साथ फिर अदालत आलिया के जजों को फिर अपने साथ मिलाया ब्रीफ केस लेके, और फिर आपको तो नियाज़ी साहब, लेकिन ये मुझे बताया ना, देखिए आपकी इस वक्त तो आपकी पार्टी हुकूमत में है
اور اس پر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں اور نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے آپ کو بٹھایا گیا. اس آڈیو لیک کے ذریعے بھی کچھ یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. So do you not think that now instead of just giving statements آپ لوگ تحقیقات کروائیں کہ اور لے کر آئیں عوام کے سامنے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, this is all fake. نادیہ بیسکلی تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا یہ بھی غلط کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ فیک ہے, اور فیک طریقے کے ساتھ اگر ہم اس کو جتنا ویٹیج دیں گے اتنا جو چیز ہائپ کریٹ ہوگی. اگر ہم ان کو ویٹ ہی نہیں دیں گے تو یہ اپنی موت خود مر جائیں گے, اور وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اگر ویٹ نہ دینا ہوتا تو کل وزیر اعظم نے ترجمانوں کا اجلاس کیوں طلب کیا, اس میں یہ بات کیوں کی گئی, پھر تو اس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی بھی تحقیقات کرانے سے انکاری کیوں ہے. میرے آپ کے علم میں ہے کہ ایک چیزیں سب کے سامنے تاکہ ان کے نالج میں ہو نا کہ کون کیا کس راستے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چلانا چاہ رہا ہے اور کس طریقے کے ساتھ اداروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. میرے خیال میں تو یہ فضول ایک ڈیبیٹ ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں ایک بریک لوں گی. میرے نزدیک یہ فضول اس لیے نہیں ہے کیونکہ دو بہت اہم ادارے ہیں. لوگوں کا سب سے زیادہ اعتماد عدلیہ پر بھی ہے, افواج پاکستان پر بھی ہے, اور ایسے میں اگر کوئی بھی شخص کوئی غلط خبر دیتا ہے جو ان دو اداروں کو ملائن کرے تو میرے خیال سے کہ تحقیقات تو بنتی ہے, اور تحقیقات کے بعد سچ سامنے آنا چاہیے تاکہ پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایکچولی جھوٹ کون بولتا ہے, کون یہ فیک ساری خبریں ریلیز کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر تحقیقات سے سب انکاری کیوں ہے, یہ میرا سوال ہے آگے. ویلکم بیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, امجد علی نیازی صاحب اور یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے نزدیک میں نے آپ سے بھی پہلا سوال کیا تھا کہ منطقی انجام کیا ہونا چاہیے, تحقیقات کون کرائے گا, لیکن آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ تحقیقات کرانے سے انکاری کیوں ہے. ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا وزراء پر جب الزام لگے انہوں نے ڈیفیمیشن کیسز کیے ہیں, جیتے ہیں. زلفی بخاری صاحب ایز این ایگزامپل آئی ایم جسٹ کوٹنگ. Why do you think کہ اس کو اتنا سب لائٹلی لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, لائٹلی نہیں لے رہے. اگر انکوائری کی آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, اوکے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو رانا شمیم صاحب کو جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر تو انہوں نے اپنا نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں. تو جب رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آئے گا اور خود بھی ان کو بلایا گیا ہے اور باقی لوگوں کو بھی, تو میرا خیال ہے, اور پھر اس کے بعد یہ آڈیو بھی آئی ہے جو کہ میڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ فیک اور فیبریکیٹڈ ہے, اور looks to be with ill intention اور malified. سر میڈیا صرف رپورٹ کر سکتا ہے, ثابت کچھ نہیں کر سکتا. ثابت تو کورٹ آف لا میں ہوتا ہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو انیشیل میں سمجھتا ہوں جو میڈیا کے پاس بھی اتنی آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں اور بھی اتنے ہیں جو کہ اب ہر لوگ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن سے. لیکن یو رائٹ, فارمل مور لگتا ہے جب کورٹ اس کو آرڈر کرے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے, دیکھیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, ہر بڑے شہر میں لٹری کانفرنسز بھی ہوتی ہیں جس میں سو کالڈ لبرل ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. وائی ہیز دیر بین اے پرابلم دس ٹائم؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 4 دن پہلے بفور دا کانفرنس اور 1 ہفتہ پہلے محترم چیف سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں بھون صاحب, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس پہ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ وی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, بالکل جانا چاہیے, آپ جائیں جناب, آپ کا حق ہے. کہ نواز شریف کی جو سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے وہ تاحیات نہیں ہو سکتی جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, یہ ان اسلامک ہے, غیر آئینی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی کلب کر دیا. اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ بار جو ہے ان کے کچھ ارادے. سڈنلی جب یہ کانفرنس ہوتی ہے, بھائی میں تو حیران ہوں, سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, اوکے نو پرابلم, کہ اپنا چیف جسٹس کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو انویٹیشن آئی ہے. لیکن پھر ایک محترم جسٹس فائد عیسیٰ صاحب ہے, وہ پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں آگے اس کانفرنس میں. انڈیا سے برکھا دس صاحب آ رہی ہیں. اس کے بعد یورپین یونین, ہمیں تو بعد میں پتہ لگ رہا ہے عام آدمی کو کہ یورپین یونین والے جو ہے ان کی کوئی اسپانسرشپ, ان کے لوگو لگے ہوئے اس کانفرنس پہ. Sir, what's the point? What's the point? This conference should have not been, this conference should not have been held. ان لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا. No, this
कॉन्फ्रेंस मेरी नजर में ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी, बाय डिजाइन थी कि हमने नवाज शरीफ कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर को बुलाना है, उन तमाम लोगों को जो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पूरा एलामिया आपके सामने है, जिन्होंने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। यासीन आजाद साहब, साकिब निसार साहब चाहें तो वो फॉर्मली जो है कानूनी चाराजोई कर सकते हैं अहमद नूरानी और फैक्ट फोकस के खिलाफ, यहाँ बैठे बैठे कानूनी कार्रवाई करने का उनका हक है। और उन्होंने कल अपना जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैं गौर कर रहा हूँ इन मामलात पर कि मैं इस मामले को कानूनी तौर पे टेकअप करूँ। अभी वो गौर कर रहे हैं? हाँ, अब गौर कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि फैसला करने में उनको वक्त लगेगा। ठीक है। ज़ाहिर है कि जब किसी के खिलाफ इल्ज़ाम आया है, दूसरी तरफ राना शमीम साहब भी तो चीफ जस्टिस रहे हैं ना, जीपीपी के चीफ जज, तो वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने भी कोई एफिडेविट दिया है। देखें, ब्रिगेडियर साहब जो बात करते हैं वो डिफरेंट वे में बात करते हैं। मैं तो आइनी तौर पे बात करता हूँ कि जब कोई किसी आदमी पे इल्ज़ाम लगाता है तो उस इल्ज़ाम को लगाने के लिए जो आदमी इल्ज़ाम लगाता है, बर्डन उस पर आ जाता है कि वो प्रूव करे कि ये गलत है या नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को नैब में भी यही होता है ना ब्रिगेडियर साहब, नैब में भी यही होता है। इन तमाम चीज़ों को टेकअप करने के लिए इख्तियारात किसके पास हैं? इख्तियारात या तो जुडिशरी के पास हैं या गवर्नमेंट के पास हैं, हुकूमत के पास हैं। जुडिशरी खामोश है। देखें जुडिशरी नहीं, मैं इसमें वजाहत कर दूँ। इस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने आसमा जहांगीर की बात की है कि जो फंक्शन है उनका, ये फंक्शन उनकी लाइफ टाइम में भी होता था और उनकी डेथ के बाद भी पिछले 10 साल से, सिवाय पिछले साल कोरोना की वजह से हमारा ये फंक्शन नहीं हुआ। और जो स्पीकर हजरात हम बुलाते हैं, हम दुनिया से बुलाते हैं, जो दुनिया से लोग आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये आप घूम फिर के एक नवाज शरीफ फैमिली पे चले जाते हैं कि कन्विक्टेड है, लेकिन ना हुकूमत जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेने के लिए तैयार है, ना एस्टेब्लिशमेंट में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेने के लिए तैयार है। जिनको गद्दारी में सजाए मौत है, उनका नाम कोई लेते हुए हर आदमी घबराता है। नवाज शरीफ के खिलाफ मैं आज यहाँ ही एक सवाल करता हूँ कि क्या अकामा के ग्राउंड पे जो आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया वो बनता था? नहीं बनता था, क्योंकि मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये तो अदलिया ने किया ना, ये ब्रिगेडियर साहब कैसे बताएंगे? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अदलिया के मतलब मेरा ये कहना है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जब आप कार्रवाई करते हैं, बीइंग एडवोकेट में बात करता हूँ, और मैंने ये जस्टिस साहिबान के सामने कहा कि 184(3) में आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ राइट ऑफ अपील नहीं है। तो जब राइट ऑफ अपील नहीं है तो आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। उसके लिए आपको उसी फॉर्म के अंदर उस केस को भेजना पड़ेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। इन हालात में जिनमें एलिगेशन की भरमार है, जिस तरह आप खुद कहते हैं कि इदारों के नाम बीच में आ रहे हैं, तो आखिर उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? हुकूमत कह रही है ना कि सब जानते हैं, न्याजी साहब ने कहा ना डोंट गिव इट वेट। मैं कौन होता हूँ या न्याजी साहब कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि ये फेक है और फैब्रिकेटेड है, अनलेस ये कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको साबित कर देती है। मैं आप पे इल्जाम लगाऊं कि ये आप बिल्कुल सही है, और यही तो सवाल है कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सामने क्यों नहीं आ रही? आपको इदारों के पास मेरे ख्याल से वी विल हैव टू वेट कि वो गौर कर रहे हैं ना साकिब निसार साहब। प्राइम मिनिस्टर के जेरे अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, FI है, सारे महकमे, MI है, सारा कुछ है। क्या जब जैसे जावेद इकबाल की वीडियो आई, आपने क्यों नहीं उस वक्त इन्वेस्टिगेशन की? दुनिया को पता था ना कि जैसे जावेद इकबाल की वीडियो किसने बनाई है। उस वक्त नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत तो नहीं था, तो आपने जब जैसे जावेद इकबाल की वीडियो बनाई है, शोर हुआ, तो उस वक्त आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा ऑडियो और वीडियो जो है इन 3.5 सालों में कैसे आ रही है, इससे पहले नहीं आ और ये ऑडियो वीडियो कौन बना रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्याजी साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। न्याजी साहब, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक सो दैट आपकी कता कलामी ना हो। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर के ये सवाल भी बड़े उठ रहे हैं कि एक तो ये इस दौरे हुकूमत में इतनी ऑडियो वीडियोस क्यों आ रही हैं, और फिर सबसे अहम सवाल जो कल आफ्ताब जहांगीर साहब भी उठा रहे थे कि ये कौन बनाता है ये ऑडियो वीडियोस, मतलब ये कैसे बन सकती हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक, आस्क हिम। न्याजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ऑडियो वीडियो के जो मामलात हैं, जो आप लोग खुद भी तर्जुमान काफ़ी कुछ कहते हैं इसके हवाले से, ये बनाता कौन है? मतलब कुछ आपको इल्म है? क्योंकि यकीनन कोई बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त सा नेटवर्क होगा जो इस किस्म की ऑडियो भी टेप कर लेता है और वीडियोस भी बना लेता है, या सब कुछ ये फेक फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं जो हो रही हैं इन अ नॉर्मल प्रोडक्शन वे? आई थिंक अमजद अली न्याजी साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, देखिए नाज़िर साहबा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने IT सेल्स खोले हुए हैं, आपको मालूम है, ये कोई छुपी बात नहीं है। अच्छा, PTI का भी अपना IT सेल है, PMLN के भी अपने, मरियम नवाज तो हेड करती थी अपना उनका खास मीडिया सेल इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस,
जब वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, देयर आईटी हर यहाँ पे लाखों आईटी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिनकी who are हर किस्म की infringing on एक्सपर्टीज the है। fundamental rights and privacy of people. जनाब तभी तो देखे ना एफआईए वाले जो है ये साइबर क्राइम उनकी यूनिट जो है, ठीक है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की नहीं, आईटी सेल्स मेरे ख्याल से अमजद अली नियाजी साहब से राब्ता जो है बहाल हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आई कम टू यू। नियाजी साहब, मेरे सवाल आपसे था कि ये सवाल है यासीन आजाद साहब का कि इस दौरे हुकूमत में क्यों इतनी ऑडियो वीडियोस आ रही हैं, और मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ कौन बनाता है? मतलब कोई इंतहाई अच्छा ही नेटवर्क होगा जो हर वक्त हर एक की ऑडियो भी टेप करता है और वीडियोस भी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया करार दिया था, वही बना रहा है, और सबको मालूम है कि किसके कहने पे ये चीजें जो है वो मैं समझ वायरल की जा रही हैं। और एक बड़े खूबसूरती से अभी मेरे भाई ने एक बड़ा मुतासिर कुन जो है वो बयान किया अभी कि जी हम तो न्यूट्रल हैं, और साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही भी साबित कर है, और बाकी उनका बयानिया भी जी के हमारी जो प्रोग्राम हुआ है वो होते रहते हैं, लेकिन साथ उन्होंने बड़ा तभी लेक्चर भी झाड़ा है कि जी ये जो कन्विक्शन हुई है ये भी गलत हुई है, और इसके नीचे नहीं होनी चाहिए थे, इसके नीचे होनी चाहिए थी। और फिर इदारों को भी साथ साथ हल्की सी उन्होंने पख लगा दी। खामोशी के साथ जो है वो फ्लोट की जा रही है ताकि जो है ना वो झूठ को इतना स्पीड अप कर दिया जाए। अभी ये इब्तिदाई इश्क है, मैं समझता हूँ, इसको अभी और बढ़ाया, इसका पेस और बढ़ाया जाएगा ताकि एक रास्ते को जो है ना उसको जरा उसको बेहतर किया जा सके, ताकि वापसी जो है ना दोबारा इक्तदार में जो है वो लाई जा सके। तो मिक्स की जा रही हैं चीजें ताकि लोगों को जो है ना वो कोई सुनाई न दे, कोई दिखाई न दे, लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है, वापसी मुमकिन नहीं है। लोगों ने ये उनको मालूम है अच्छे से कि इन लोगों ने इस मुल्क के पैसे को लूटा है, गरीब लोगों को लूटा है और अपने लिए बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हैं। अब इनसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अगर खुद अपनी आंखें बंद कर ले मेरे भाई जो मोहतरम है तो अलग बात है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि बायस्ड होना छोड़ दें और सच्चाई को तस्लीम कर लें कि यही वो खानदान है जिन्होंने इस मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू यासीन आजाद साहब, जैसे अभी अमजद अली नियाजी साहब कह रहे हैं इब्तिदाई इश्क के आगे आगे बहुत कुछ करेंगे, आप भी ये देख रहे हैं कि इन द कमिंग ईयर मोर ऑडियो मोर वीडियोस? बिल्कुल, सीरीज ऑफ ऑडियो वीडियोस आएंगी। मरीन नवाज साहब का एक जुमला याद रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, उन्होंने कहा था अभी और वीडियोस हैं, अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। So then do you not think कि हुकूमत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे ये सारे इदारे हैं, शेख रशीद के नीचे भी है, एफआईए का भी आपने जिक्र किया कि दे शुड बी एक्टिव नाउ, इनके खिलाफ एक्शन में जो ऑडियो और वीडियोस बना रहे हैं? चले मैं कहता हूँ कर लें जी, ये तो फिर गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट अगर देख रही है कि ये एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक डिलिबरेट साजिश है पाकिस्तान में अफरा तफरी क्रिएट करने के लिए, जुडिशियल अफरा तफरी जिसको कहते हैं, तो फिर यस व्हाई नॉट। मैं तो कहता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, जो उस दिन बैठे थे उस कॉन्फ्रेंस में, जिनके सामने वो गुफ्तगू हुई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाकी अवाम जो है अदलिया से कह रही है कि आप आजाद हैं, आप इस ऑडियो लीक के ऊपर जो है खुदारा क्यों नहीं कोई नोटिस लेते? क्या हो रहा, क्या है ये? तो फिर फिर अली वजीर को भी बुला लेना। अली वजीर पे ट्रीजन ट्रायल हो रहा वहां पे कराची में, हेट स्पीचेस का, उसको भी बुला लेते कॉन्फ्रेंस में। उसने भी धुएंधार तकरीर करनी थी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ। लाहौर से भी तकरीर करवा लेते। फिर इस्लामाबाद में वो जो जाहिर जाफर है, ब्रिगेडियर साहब, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कॉन्फ्रेंस हियर, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि दो इदारों पर यहाँ इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए बिठाया गया, और सवाल से बड़ा सिंपल है कि क्यों तहकीकात नहीं कराई जा रही ताकि इस फेक न्यूज का खात्मा हो, ताकि नून लीग अगर ये करा रही है या शरीफ फैमिली करा रही है, अवाम को पता चल जाए। क्या आजाद अदलिया लेगी खुद? इज द ओनस नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट? इसका इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट का है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन। नहीं, नून लीग को भी करना चाहिए। नहीं, अगर वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। नहीं, नून लीग का चूंकि आप इल्जाम उन पे ये है कि ये सारा कुछ वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ साबित कर रहे हैं कि वो वाकई ये ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा आप इदारों की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट के इलेक्शन में जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कि आर्टिकल 218 का वो आईनी बात कर रहे थे ना कि हम नहीं करा सकते सेनेट के इलेक्शन,
کیا ہمارے 2 منسٹروں نے جو ہے نا اٹیک نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ؟ معافی مانگ لی ہے. اور ایک نے معافی مانگی، ایک نے ابھی معافی نہیں مانگی. ہے. ایک نے پہلے زبانی معافی مانگی، پھر کہا تحریری معافی نہیں مانگوں گا، کل جا کے تحریری معافی بھی مانگ لی. فواد چودھری صاحب فواد چودھری صاحب نے معافی تو کیا وہ گورنمنٹ جو منسٹر ہیں جب ادارے پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اداروں پہ جو اٹیک ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے اس کو کریٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ یاسین اظہر صاحب آخر میں صرف میں یہ آپ نے کہا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تحقیقات کرائے، لیکن اگر نون شریف فیملی اپنے بینیفٹ کے لیے ایز ایویڈنس بھی تو پھر اس کو یوز کرے گی نا. دے شوڈ اف دے تھنک دس از رائٹ اینڈ ناٹ فیک، تو ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پر کیا اپنے کیسز میں نہیں یوز کریں گے؟ دیکھیں ابھی تک ان کے جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ویڈیو تھی جو وہ ارشد ملک کی تھی جس کا بینیفٹ وہ لے سکتے تھے. کیا اس وقت تک انہوں نے کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دی کہ اس ویڈیو کے بیسس پہ ہمیں کوئی بینیفٹ دیں؟ تحریر کے طور پر کوئی اپلیکیشن ہے؟ کیوں نہیں دی. کوئی اپلیکیشن وہاں فائل نہیں کی گئی ویڈیو کے اندر. اس لیے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، پہلے یہ تو ثابت کر لیں. ارشد ملک تو اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی حد تک اس نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسی بات کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ the burden of the onus is now on the person جس پہ الزام ہے، وہ ثابت کرے گا تو نون لیگ اس کو مطلب شریف فیملی اس کو یوز کرے گی. نون لیگ اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں مل سکتا ہے تو they can file application before the court. لیکن ابھی تک شاید وہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ شاید ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اداروں کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، اداروں پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو ان اداروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرائیں کہ یہ سارا کچھ کون ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پکڑیں. یہ ذمہ داری عدلیہ پر بھی تو عائد ہوتی ہے نا؟ نہیں، عدلیہ سے زیادہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کیوں عدلیہ پر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عدلیہ کے پاس جو ہے وہ ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں لیکن کوئی ادارہ ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. خود نوٹس تو لیے جاتے ہیں نا سر. وہ ڈائریکشن کس کو دیں گے؟ ایگزیکٹو کو دیں گے، پر لیں گے تو نا نوٹس. ایگزیکٹو کو دیں گے. لیکن عدلیہ کے ادارے کے متعلق وہ آڈیو ویڈیو پہ ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. جو جسٹس چیف جسٹس پاکستان نے کل اسما جہانگیر کے پروگرام میں اسپیچ کی ہے کہ nobody can dictate us. ہاں وہ ڈکٹیٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے کیس میں ISI کا ایک کرنل جب کورٹ کے اندر آیا اور وہ جب بھاگتا ہوا گیا اور میڈیا نے اس کا پیچھا کیا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے تو کسی نے پکڑا؟ کیا شوکت صدیقی نے جو الزامات لگائے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، آپ نے انویسٹیگیشن کی؟ کسی بھی ادارے نے نہیں کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی ادارے کا انوالومنٹ آتی ہے تو جن کے پاس اختیارات ہے وہی اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ اور بریگیڈیئر صاحب نہیں کر سکتے. اوکے آپ نے کہا کہ جی میں امجد علی نیازی صاحب سے آخری الفاظ لینا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ آگے بہت کچھ ہوگا. کس طرح فیس کریں گے امجد علی نیازی صاحب؟ آپ کی حکومت کس طرح فیس کرے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے چٹکلے اور فیک چیزیں آتی رہیں گی سامنے؟ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آتی رہیں گی اور انڈر پریشر لایا جا سکے اور ڈیل کے چکر میں. لیکن گورنمنٹ بھی اور اسٹیٹ بھی بخوبی جانتی ہے کہ رول آف لا کو ہر صورت میں مینٹین رکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے کیونکہ جو پیپل آف پاکستان ہے انہیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ انہوں نے جو کام کرنے تھے انہوں نے کیے، یعنی کہ لوٹنا تھا اور لوٹ کے چکر میں بھاگے بھی سہے اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھاگے. تو ان کے بارے، ان کے کریکٹر کے بارے میں بہت میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی ہے عوام کو. اس کا مطلب کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. امجد علی نیازی صاحب اس سے میں یہ اخذ کروں کہ حکومت سمجھتی ہے کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. قافلہ چلتا رہے گا. وہ بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ قافلہ چلتا جاتا ہے اور بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں. یہ جملے پہ میں اعتراض کرتا ہوں کہ جو ورڈنگ ہے PTI کے لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں نا اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ جملہ کوئی اور بولے گا تو ان کو بڑی تکلیف ہو جائے گی. یہ ساری یہ جملہ طریقہ، یہ جملے پہ میں شدید اعتراض کرتا ہوں. آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ جملے آپ کو زیب نہیں دیتے. جی بریگیڈیئر صاحب لاسٹ I have to close the show. جج ارشد ملک صاحب یہ کیوں چلے گئے شریف فیملی کے گھر جناب ڈرائیورن میں، اور جہاں پہ بھی ان کا وہ ہوا پھر وہ ویڈیو بنے؟ کیا ان کو اتنا بلیک میل کیا گیا؟ اسی طرح
खुद बताते हैं, सारा मीडिया 10 दफा बता चुका है कि वो सऊदी अरब में भी जाके मेरा ख्याल है शरीफ सर फैमिली के जो दैट्स व्हाट बेटे हैं आज उनसे की भी इस मुलाकात पूरी हुई है। बैठक के अंदर मैं आप तीनों से ये सवाल करती रही कि तहकीकात होंगी, होनी चाहिए हैं, करेगा कौन? लेकिन आप दोनों ने कहा कि ये सब होता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। यही अखज़ किया जा सकता है कि शायद कोई तहकीकात नहीं कराएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है देखना होगा। बहरहाल इस किस्म की ऑडियो वीडियो लीक्स जो आती हैं या कोई भी स्कैंडल बनता है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए मुस्तनद तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारे बेहतरीन इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगें और ना ही उनकी साख को नुकसान पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।